नमस्कार। आज की ज्योग्राफी एनसीईआरटी की क्लास में कक्षा 11 की भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत नाम की एनसीईआरटी के 13वें अध्याय का अध्ययन करेंगे। और जो 13वां अध्याय है वह महासागरीय जल के नाम से है। और यहाँ से अगले जो दो अध्याय हैं, 13वां और जो 14वां अध्याय है, वह ओशनोग्राफी से संबंधित है, वह महासागरों से संबंधित है। जो 13वां अध्याय है उसमें महासागरीय जल के बारे में, महासागरों के अधः स्थल के बारे में, महासागरों में तापमान के वितरण के बारे में और महासागरीय लवणता के बारे में जानकारी दी गई है। इस अध्याय में जो पहला टॉपिक है वह है जल चक्र, जलीय चक्र। आप लोग जानते हैं कि पृथ्वी के पूरे क्षेत्र में या पूरी पृथ्वी की सतह पर 71% भाग में जलीय क्षेत्र है और 29% भाग में या 29% भाग जो है पृथ्वी का वह स्थलीय भाग है। तो पृथ्वी पर जो जल है वह निश्चित है, उसकी मात्रा में उतार चढ़ाव नहीं होता है, बल्कि उसके एक स्वरूप से दूसरे स्वरूप में परिवर्तन होता रहता है। कैसे होता है उसे इस इमेज के माध्यम से समझ लीजिएगा। जैसे सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि कुछ जो जल होता है वह जलमंडल में होता है, हाइड्रोस्फीयर में होता है। और जलमंडल में सतह पर कौन कौन सी चीज़ें शामिल होती हैं? महासागर हो गए, तालाब हो गए, झील हो गई, नदियाँ हो गई, इन सब क्षेत्रों में जल पाया जाता है। इसके साथ साथ जो जैव मंडल है, जो बायोस्फीयर है, जिसमें वनस्पतियाँ या जीव जंतु पाए जाते हैं, उसमें भी कुछ मात्रा में जल पाया जाता है। मानव शरीर में भी जल होता है, वनस्पतियों में भी जल होता है, अन्य जीव जंतुओं में भी जल होता है। तब यहाँ से शुरुआत करते हैं कि जो पृथ्वी का जो जलमंडल और जैव मंडल है उससे बाष्पीकरण होता है। बाष्पीकरण जब जलमंडल से जल का सीधे सीधे जब बाष्पीकरण होता है उसे कहा जाता है इंग्लिश में इवेपोरेशन, या हिंदी में कहा जाता है बाष्पीकरण। और जब जैव मंडल में जो जल है, जो जीव जंतुओं में जो जल है या जो वनस्पतियों में जो जल है, वह जब बाष्पीकृत होकर वायुमंडल में जाता है उसे कहा जाता है बाष्पोत्सर्जन। और उसके लिए इंग्लिश वर्ड है ट्रांसपिरेशन, बाष्पोत्सर्जन। तो धरातल से बाष्पीकरण और बाष्पोत्सर्जन के माध्यम से जल द्रव अवस्था से गैसीय अवस्था में बदल के वायुमंडल में चला जाता है। अब आपने देखा कि यहाँ पर जो जल था वह द्रव अवस्था में था, बाष्पीकरण के फलस्वरूप जल गैसीय रूप में बदलकर और वायुमंडल में चला गया। वही जल वायुमंडल में जाकर और कंडेंसेशन या फिर संघनन की प्रक्रिया, इस संघनन को आप लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ लिया था कि जब तापमान कम हो जाता है तो वायुमंडल में जो जलवाष्प होती है या आर्द्रता होती है वह द्रव के रूप में बदल जाती है। तो जो बाष्पीकरण के फलस्वरूप जल पृथ्वी के धरातल से, जलमंडल से, जैव मंडल से वायुमंडल में गया था, वही जल संघनन की प्रक्रिया के माध्यम से बाष्प से पुनः द्रव रूप में बदल जाता है। और द्रव रूप में बदल जाता है तो इससे ये बादल बनते हैं। बादलों से क्या होता है? बादलों से वर्षा होती है और वही जल फिर से धरातल पर आ जाता है। धरातल पर जब निचले भागों में बरसता है या फिर वर्षा की बूंदों के रूप में बरसता है तब उसे रेनफॉल कह देते हैं। कई बार क्या होता है कि जो जल होता है वह हिम के रूप में गिरता है, और हिम के रूप में भी कई रूपों में गिरता है। ओले के रूप में गिरता है, स्लीट के रूप में गिरता है, स्नोफॉल के रूप में गिरता है। तो चाहे किसी भी रूप में गिरे, अल्टीमेटली अंततोगत्वा वह धरातल पर ही आ जाता है और धरातल पर फिर से जलमंडल में शामिल हो जाता है। या फिर जल मान लीजिए पर्वतीय क्षेत्रों में अगर बरसता है तो पर्वतीय क्षेत्रों में तापमान की कमी के चलते जल जम जाता है, बर्फ के रूप में जम जाता है। लेकिन वही बर्फ के रूप में जमा हुआ जल पिघलने पर या तापमान के बढ़ने पर नदियों के माध्यम से पुनः पृथ्वी की सतह पर जलमंडल में आ जाता है।
तो इस प्रकार से जल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होता रहता है और जल की मात्रा पृथ्वी पर स्थिर बनी रहती है। तो ये जो जल का चक्रण है, एक रूप से दूसरे रूप में जो बदलाव हो रहा है, द्रव से गैसीय रूप में, गैसीय रूप से फिर से द्रव अवस्था में, द्रव अवस्था से फिर से ठोस अवस्था में, या फिर से बाष्पीकरण के माध्यम से गैसीय रूप में, इसी को कहा जाता है जल चक्र। अगली जानकारी दी है इस अध्याय में पृथ्वी पर जल का वितरण। इस टेबल में यह समझाने की कोशिश की गई है कि किस जल स्रोत में कितने प्रतिशत जल है। आप लोगों ने ये तो पढ़ ही लिया था कि पृथ्वी की कुल सतह पर 71% भाग में जल है और 29% भाग में स्थलीय भाग है। लेकिन जो 71% जल है, वह जल किन किन स्रोतों में और किस रूप में वितरित है, उसकी जानकारी इस टेबल में दी गई है। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टेबल है। 2010 का आईएएस का जो प्री हुआ था, उसमें भी ये क्वेश्चन इसी टेबल से पूछा गया था। अब आप इसमें देखेंगे, एक तरफ लिखा हुआ है जलाशय। जलाशय अच्छा शब्द नहीं है, इसे लिखिए आप लोग जल स्रोत। एक तरफ जल के स्रोत या फिर जल के भंडार दिए गए हैं और दूसरी तरफ आयतन दिया गया है। आयतन को आप लोगों को बिल्कुल भी याद करने की जरूरत नहीं है। इस कॉलम में जो जानकारी दी है उसको याद करने की जरूरत नहीं है। बस आप लोग कुल जल का प्रतिशत, अब यहां पर कुल जल लिखा ही नहीं है, कुल का प्रतिशत लिख दिया, केवल कुल जल का प्रतिशत यहां पर दिया गया है। तो जो आयतन जो लिखा गया है, इसको आप लोग मत याद करिएगा, केवल प्रतिशत मात्रा याद कर लेंगे, उतना ही काफी होगा। इसमें देखेंगे कि सबसे ज्यादा जो जल पाया जाता है वह महासागरों में पाया जाता है। कुल जल का 97.25% जल महासागरों में पाया जाता है। उसके बाद दूसरा जो वर्ग है वह हिमानिया एवं हिमटोपी। हिमानिया एवं हिमटोपी का मतलब है, हिमानियों का मतलब क्या हो गया, ग्लेशियर्स, और जो हिमटोपी जो लिखा हुआ है इसका मतलब है आइस कैप्स, या जिन क्षेत्रों में हमेशा जल बर्फ के रूप में जमे हुए रूप में रहता है। आइस कैप्स का मतलब हो गया अंटार्कटिक और आर्कटिक के क्षेत्र। तो यहां पर मैं लिख दे रहा हूं इंग्लिश में, ग्लेशियर्स एंड आइस कैप्स, जो कि ध्रुवीय क्षेत्रों में परमानेंटली जल बर्फ के रूप में जमे हुए अवस्था में रहता है। वहां पर 2.05% कुल जल का जमे हुए बर्फ के रूप में रहता है। इसके बाद अगला नंबर आता है भूमिगत जल। भूमिगत जल में कुल जल का 0.68% जल पाया जाता है, अंडरग्राउंड वाटर। उसके बाद चौथा स्थान है झीलों का। झीलों में 0.01% जल पाया जाता है कुल जल का। इसके बाद आता है मृदा में नमी। मृदा में नमी 0.005% जल पाया जाता है। इसके बाद आता है वायुमंडल। वायुमंडल में 0.001% जल पाया जाता है कुल जल का। अब आप लोग इस टेबल को पढ़ के समझ पा रहे होंगे कि किस स्रोत में कितना जल पाया जाता है। अब आप लोग सोचिए कि नदियों में अगर आप चर्चा करें, नदी नालों में 0.0001%। पूरे विश्व की नदियों की बात हो रही है यहाँ पर, तो पूरे विश्व की नदियों में जो जल पाया जाता है वह कुल जल का केवल 0.0001% है। इसके अलावा जैव मंडल में जो जीव जंतुओं में, जो फसलों में, जो वृक्षों में, पादपों में, वनस्पतियों में जो जल पाया जाता है उसकी मात्रा कितनी है, 0.00004%। अब आप इसको देख के, इस टेबल को देख के आप लोग समझ पा रहे होंगे कि जो महासागरों का जो जल है 97.25% कुल जल का, या कुल जल का जो अधिकांश भाग है वह लवणीय जल है। लवणीय जल या फिर खारा जल है। मनुष्य उसे अपने उपभोग में नहीं ला सकता, ना तो उससे नहा सकता है, ना कपड़े धो सकता है, ना ही उसे पी सकता है। तो मनुष्य के उपभोग के लिए ये जल अनुकूल नहीं है।
इसके बाद देखेंगे ग्लेशियर्स और आइस कैप्स में, जो ग्लेशियर्स में जो जल है वह बर्फ के रूप में जमे हुए रूप में है और अंटार्कटिका और आर्कटिक के क्षेत्र में है। ऐसी कोई टेक्नोलॉजी वर्तमान समय में अवेलेबल नहीं है कि अंटार्कटिका से या आर्कटिक से जो जमा हुआ बर्फ है वहाँ से जल को एक्सेस करके और मानव के उपभोग के लिए उपलब्ध करा दिया जाए। तो ये जो 2.05% जल है ये भी मानव के उपभोग के लिए उपलब्ध नहीं है। ये जो जल है ये शुद्ध जल है। महासागरों के जल को छोड़ दिया जाए तो बाकी जो जल बचता है वह शुद्ध जल है या स्वच्छ जल है, पीने योग्य जल है, लेकिन टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं है और ये एक्सेसिबल नहीं है, मनुष्य की पहुंच से बाहर है। इसलिए ये जो 2.05% जो जल है वो भी मनुष्य के पीने के लिए उपलब्ध नहीं है। 97.25% जो जल है वह पीने के लिए योग्य नहीं है, उपभोग के लायक नहीं है वो जल। अब आप देखिए कितना हो गया, 99.30% जल मनुष्य के उपभोग के लिए उपलब्ध नहीं है, चाहे क्वालिटी की वजह से या पहुंच की वजह से। मनुष्य के उपभोग के लिए जो जल बचा है वह 1% से भी कम है, और वह भी कहाँ कहाँ है, भूमिगत जल में है, झीलों में है, मृदा में नमी, वायुमंडल में, नदी नालों में और जैव मंडल में है। तो जल कितना हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है इसका अंदाज़ा अब आप लोग लगा सकते हैं कि जल के बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती, और पूरी पृथ्वी पर 71% जल होते हुए भी मानवीय उपभोग के लिए जो जल उपलब्ध है वह 1% से भी कम है। इसलिए जल का संरक्षण आवश्यक है, और कुछ क्षेत्रों में जल की इतनी भारी कमी है कि वहाँ पर बहुत बड़ा संघर्ष की स्थिति बनी हुई है जल संकट की वजह से। तो यहाँ पर ये जो टेबल थी इसके माध्यम से आप लोगों ने विभिन्न जल भंडारों या जल स्रोतों में जल के प्रतिशत के रूप में उन क्षेत्रों में भंडार को देखा और समझा। यहाँ पर आप लोग जो टेबल दी गई है इसमें शुरुआत के 3-4 वही फार्मूला किसी भी टेबल को याद करने का, शुरुआत के जो 3-4 हैं उनका तो प्रतिशत याद कर लीजिएगा, बाकी इनको इसी सीक्वेंस में याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये सब जो दिए गए हैं ये अवरोही क्रम में दिए गए हैं। तो अगर यही स्रोत मान लीजिए किसी परीक्षा में आपसे पूछ लिए जाएं, इनमें से 3-4 स्रोत दे दिए जाएं और पूछ लिया जाए कि जल भंडार के प्रतिशत की दृष्टि से आरोही या अवरोही क्रम में कौन सा सही क्रम होगा, तो अगर आपको चाहे असेंडिंग ऑर्डर में चाहे डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर आपको ये याद होंगे तो आप उसका उत्तर दे पाएंगे। तो इस टेबल में जो जानकारी दी गई है उसे आप लोग याद कर लीजिएगा। ध्यान रहे यहाँ पर जो आयतन दिया गया है इसको याद करने की जरूरत नहीं है, ये बीच वाले कॉलम आप लोग छोड़ सकते हैं। अब आगे चलते हैं। अगली जानकारी है महासागरीय अधस्थल का विभाजन। महासागरीय अधस्थल का मतलब हो गया जो समुद्र का तल है उसमें किस प्रकार की आकृतियां पाई जाती हैं, उस विषय की चर्चा की गई है इस टॉपिक के अंतर्गत। सामान्य रूप से ये सोचते हैं, आम लोग ये सोचते हैं कि समुद्र के अंदर सब कुछ सपाट होता होगा, वास्तविकता ऐसी नहीं है। और जो समुद्रों के अंतर्गत समुद्र के तल पर या समुद्र की जहाँ से शुरुआत होती है तो उसके भीतर जो भू आकृतियाँ होती हैं उनमें जो विविधता पाई जाती है वह स्थलीय भागों की विविधता से कहीं ज़्यादा अधिक विविध होती है। तो विवर्तनिक गतिविधियों की वजह से जो सागरीय अधस्थल होता है उसमें भी विभिन्न प्रकार की भू आकृतियाँ पाई जाती हैं। सबसे पहले देखेंगे कि जो महासागरीय अधस्थल है, जो सी फ्लोर है, उसको 4 प्रमुख भागों में बांटा जा सकता है। पहला भाग है महाद्वीपीय शेल्फ, या इसे कुछ जगह महाद्वीपीय मग्न तट भी लिखा जाता है। ये जो शेल्फ वर्ड है ये वर्ड इंग्लिश का है, इसकी जगह महाद्वीपीय मग्न तट लिखा जाता है। तो ये शब्द भी आप लोग यहाँ पर नोट कर लीजिएगा। पहला है महाद्वीपीय मग्न तट या फिर कॉन्टिनेंटल शेल्फ, दूसरा है महाद्वीपीय ढाल का क्षेत्र, और तीसरा है गहरे समुद्री मैदान का क्षेत्र डीप सी प्लेन, और चौथा है महासागरीय गभीर। महासागरीय गभीर का मतलब होता है ओशियन डीप और ट्रेंचेस, या जो समुद्र का तल है उसमें भी कुछ गहरे भाग पाए जाते हैं, उसमें भी खाइयाँ इत्यादि पाई जाती हैं, उनके बारे में जानकारी दी गई है।
पहले मैं आप लोगों को ये जो चारों क्षेत्र हैं इनको मैं दिखाता हूँ, उसके बाद में इन चारों क्षेत्रों के बारे में कुछ जानकारी दूंगा। ये इमेज देखिए, आपकी जो एनसीईआरटी की जो इमेज है वह बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है, इसलिए मैंने बाहर से कुछ इमेजेस को लिया है। आप लोग देखेंगे कि ये वाला जो एरिया आप लोगों को जो दिख रहा है ये स्थलीय भाग है, और ये वाला जो एरिया जो नीला रंग जो दिख रहा है वह जलीय भाग है। तो इतना तो क्लियर ही हो गया कि जो इस तरफ से इस कलर का दिख रहा है इसका मतलब है ये क्रस्ट का या परपटी का ठोस स्थलीय भाग है, और ये जो नीले रंग से दिख रहा है ये जलीय भाग है। अब आप देखेंगे कि यहां से यहां तक इस क्षेत्र के आगे और यहां तक आपको कॉन्टिनेंटल शेल्फ का एरिया दिखाई दे रहा है। जैसे मान लेते हैं कि किसी क्षेत्र में जो स्थलीय सीमा है वह यहां पर समाप्त हो रही है, तो यहां पर इस क्षेत्र के आगे और यहां तक का जो क्षेत्र है इसको कहा जाता है कॉन्टिनेंटल शेल्फ। जैसे इसको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से इस तरीके से समझिए, जैसे ये भारत का क्षेत्र हो गया, तो आप लोग देखेंगे कि यहां तक तो स्थलीय सीमा है। अब यहां से आगे जल का भाग शुरू हो जाता है, तो जो जल का भाग जो शुरू हो जाता है यहां से आगे का जो ऊपर जल है और नीचे स्थलीय भाग है, ये वही भाग दिखाया गया है। तो यहां से लेकर और यहां तक का जो भाग है उसे कहा जाता है कॉन्टिनेंटल शेल्फ या फिर महाद्वीपीय मग्न तट। महाद्वीपीय मग्न तट। इस कॉन्टिनेंटल शेल्फ के आगे का जो भाग है जहां पर तीव्र ढाल शुरू हो जाती है, अब यहां पर इस कॉन्टिनेंटल शेल्फ के आगे महाद्वीपीय ढाल का और तीव्र ढाल वाला क्षेत्र शुरू हो जाता है। यहां पर गहराई बढ़ जाती है जल की। इस तीव्र ढाल वाले क्षेत्र को इसको कहा जाता है कॉन्टिनेंटल स्लोप, और यहां तक इस कॉन्टिनेंटल स्लोप के अंतिम भाग तक यहां तक वास्तविक रूप में महाद्वीपीय क्षेत्र का ही विस्तार होता है, समुद्र के अंदर भी। और यहाँ पर ढाल एकदम तीव्र होता है, आप लोग देख पा रहे होंगे। मैं इसे फिर से इरेज कर रहा हूं। यहाँ तक इस कॉन्टिनेंटल शेल्फ के आगे और यहाँ तक का जो भाग है वह कॉन्टिनेंटल स्लोप का भाग है, और इसके लिए हिंदी शब्द है महाद्वीपीय ढाल। देखिए, महाद्वीपीय ढाल। तो ये जो क्षेत्र है जो तीव्र ढाल वाला है, मैं इस जलीय भाग को इरेज कर दूं। इरेज करने से अच्छा है मैं इसकी एक कॉपी ले लूं। पिछली कॉपी पर ये लिखा हुआ आपको एज इट इज मिल जाएगा। इस कॉपी पर अब मैं महाद्वीपीय ढाल को अलग से समझा सकता हूं। इस कॉन्टिनेंटल शेल्फ से लेकर ये जो तीव्र ढाल वाला जो क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र, ये हो गया महाद्वीपीय ढाल का क्षेत्र। और तीसरा जो लिखा हुआ था गहरे समुद्री मैदान, डीप सी प्लेन या फिर एबेसल प्लेन, एक ही बात होती है। एबेसल प्लेन का मतलब होता है बहुत अधिक गहराई पर जो समुद्री मैदान पाया जाता है, उसी को कहा जाता है एबेसल प्लेन या फिर डीप सी प्लेन। क्योंकि जो समुद्र की सतह पर जो मैदानी भाग है, उस समुद्र की सतह पर मैदानी भाग को एबेसल प्लेन या हिंदी में गहरे समुद्री मैदान कहा जाता है। तो ये वाला जो सपाट एरिया आप लोगों को दिख रहा है, इस महाद्वीपीय ढाल के आगे का ये जो सपाट एरिया है, जो मैदानी एरिया है समुद्रों के तल पर, उसे कहा जाता है डीप सी प्लेन या फिर गहरे समुद्री मैदान या फिर एबेसल प्लेन। इसी को डीप सी प्लेन भी कहते हैं, गहरे समुद्री मैदान। तीसरा जो लिखा हुआ था वह लिखा हुआ था गहरे जो समुद्री खाइयां हैं, जो ट्रेंचेस हैं, उनके बारे में। ट्रेंचेस में आप लोग देखेंगे ये लिखा हुआ है ओशियन ट्रेंचेस। जो डीप सी प्लेन होते हैं, जो समुद्रों की तली पर जो मैदानी भाग होते हैं, उन मैदानी भागों से भी नीचे काफी गहराई तक जो गहरी खाइयां होती हैं, उनको कहा जाता है ओशियन ट्रेंचेस
या फिर महासागरीय गर्त या फिर महासागरीय खाइयाँ। इसके लिए आपकी एनसीईआरटी में शब्द यूज किया गया है महासागरीय गभीर। आप लोग इसको महासागरीय गर्त लिख लीजिए, गर्त या फिर खाइयां, ट्रेंचेस। खाइयां जो शब्द है बहुवचन शब्द है, खाई सिंगुलर होता है। तो ये जो चार जो क्षेत्र थे ये आप लोगों ने मानचित्र पर देख लिए। इन चार मुख्य भागों के अलावा कुछ अन्य क्षेत्र भी होते हैं। उच्चावच की लघु आकृतियां क्या क्या होती हैं, एक नजर उन पे भी डाल लेते हैं। मध्य महासागरीय कटक, आप लोगों ने पढ़ लिया था कि महासागरों के मध्यवर्ती भाग में कटकनुमा संरचना पाई जाती हैं और उन कटकनुमा संरचनाओं के साथ दो प्लेटें एक दूसरे से अपसरित होती हैं। जैसे एक प्लेट ये वाली हो गई, एक प्लेट ये वाली हो गई। प्लेट विवर्तनिकी में आपने पढ़ लिया, एक प्लेट इधर जा रही है, एक प्लेट इधर जा रही है। तो बीच के इस वाले क्षेत्र में ये जो सीमा है ये अपसारी सीमा है। अपसारी सीमा के साथ जब दो प्लेटें एक दूसरे से अलग होती हैं तो यहाँ पर दबाव कम होता है। दबाव कम होता है तो नीचे से लावा का उद्गार होता है और उस लावा के उद्गार से कटकनुमा संरचना का निर्माण होता है। तो इस प्रकार की कटकनुमा संरचना सभी महासागरों में विद्यमान है। और ये संरचना किस प्रकार की होती है? ये है मिड ओशियन रिज। जो पहली वाली इमेज है, यहाँ से जो पहली वाली इमेज है, इसमें मध्य महासागरीय कटक को दिखाया गया है। मध्य महासागरीय कटक एक पर्वत की श्रृंखला है इस प्रकार से, और ये श्रृंखला इस प्रकार से है, इसमें दो पर्वत श्रृंखलाएं हैं समानांतर। जैसे एक ये वाली श्रृंखला हो गई पर्वत की, एक ये वाली श्रृंखला हो गई। बीच में ज्वालामुखी का उद्गार होता है तो बीच में यहाँ पर ये एक रिफ्ट इसमें बनी हुई है। अब आप लोग समझ पा रहे होंगे, देखिए एक ये वाली पर्वत श्रृंखला हो गई, एक ये वाली पर्वत श्रृंखला हो गई, बीच में यहाँ पर रिफ्ट बनी हुई है। तो इस प्रकार से एक पर्वत श्रृंखला के रूप में सभी महासागरों में ये मध्य महासागरीय कटक फैला हुआ है। ये एक लघु आकृति हो गई महासागरों के अंदर। अगली जानकारी, समुद्री टीला, सी माउंट। ये रहा सी माउंट, विवर्तनिक कारणों से उत्पन्न होता है या ज्वालामुखी के द्वारा निर्मित होता है। वॉल्केनिक आइलैंड, कई बार क्या होता है कि महासागरों के तल पर ज्वालामुखी उद्गार होते हैं, उनसे ज्वालामुखी द्वीप बन जाते हैं। जैसे ये जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, इनकी उत्पत्ति भी ज्वालामुखी निर्मित द्वीपों से मानी जाती है। इसका ही जब इरोजन हो जाता है तो ये महासागर की जो समुद्र की सतह है उसके बराबर आ जाते हैं। इससे भी ज़्यादा जब इसका इरोजन हो जाता है तो ग्वायट का निर्माण होता है और ग्वायट को कहा जाता है निमग्न द्वीप। यहाँ पर दो लघु आकृतियां और रह गई। एक है सपाट जलमग्न कैनियन, सबमैरीन कैनियन, या इसी को कहा जाता है अंतः समुद्री कंदरा। मैं इसके लिए जो और एक हिंदी में सामान्य शब्द मिलता है वह मिलता है अंतः समुद्री कंदरा। कैनियन का मतलब कुछ जगह कंदरा लिख दिया जाता है, गुफा या घाटी नुमा संरचनाएं होती हैं। आप लोग ये देख रहे होंगे महाद्वीपीय मग्न तट से लेकर आगे तक है ये घाटी नुमा संरचना जो होती है इसी को कहा जाता है सबमरीन कैनियन। और इसके अलावा एक जानकारी और दी गई है प्रवाल द्वीप, एटॉल। एटॉल का जो निर्माण होता है वह प्रवाल भित्ति के द्वारा होता है। प्रवाल एक प्रकार के जीव होते हैं जो कि कैल्शियम कार्बोनेट का अपने शरीर में अवक्षेपण करते हैं और जब वे जीव मर जाते हैं तो उनके कंकाल से भित्तिनुमा संरचना बन जाती है और जब वे एक के ऊपर एक फिर उसके ऊपर इस तरीके से जमा होते रहते हैं तो समुद्र के ऊपर तीन प्रकार से या तीन आकृतियों में वे जमा हो जाते हैं। एक जो आकृति होती है प्रवालों से निर्मित उसे तटीय प्रवाल भित्ति कहा जाता है। एक प्रवाल रोधिका होती है या बैरियर रीफ होती है और एक होती है एटॉल जिसे वलयाकार प्रवाल द्वीप कहा जाता है। तो जो एटॉल जिसकी चर्चा की गई है वह वलयाकार या इस प्रकार होती है, रिंग के आकार में, गोलाकार, और इसमें बीच में समुद्री क्षेत्र होता है और इस प्रकार से चारों ओर वलय के आकार में प्रवाल द्वीपों की रचना होती है। ये हो गया एटॉल।
तो यहां तक हम लोगों ने पहले ये सारी संरचनाएं देख ली। अब इन सारी संरचनाओं के बारे में हम लोग कुछ बातें समझ लेते हैं, इनकी उत्पत्ति, इनकी विशेषताओं को समझ लेते हैं। शुरुआत करते हैं महाद्वीपीय मग्न तट से, क्योंकि जो सबसे पहले आकृति थी वह महाद्वीपीय मग्न तट की आकृति है। महाद्वीपीय मग्न तट को आप लोगों ने देख ही लिया था कि स्थलीय भाग के आगे जहाँ से जल क्षेत्र शुरू होता है, वहाँ से लेकर और यहाँ तक का जो क्षेत्र है, या कॉन्टिनेंटल स्लोप, महाद्वीपीय ढाल की शुरुआत तक का जो क्षेत्र है, वह जो पहला क्षेत्र होता है यहाँ से लेकर यहाँ तक का, इसे कहा जाता है महाद्वीपीय मग्न तट। और ये महाद्वीपों का ही विस्तार होता है जो समुद्र के नीचे विस्तृत होता है। इसका ढाल काफ़ी कम होता है और इसका ढाल 1 डिग्री या 1 डिग्री से भी कम होता है। इसकी जो चौड़ाई है वह अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग होती है। सामान्य रूप से महाद्वीपीय मग्न तट की चौड़ाई 80 किलोमीटर होती है, लेकिन कुछ क्षेत्र हैं जहां पर महाद्वीपीय मग्न तट की चौड़ाई बहुत कम है या लगभग अनुपस्थित है। जैसे दक्षिण अमेरिका के चिली के पश्चिम में महाद्वीपीय मग्न तटों की चौड़ाई बहुत कम है, या जो इंडोनेशिया का क्षेत्र है, इंडोनेशिया के क्षेत्र में सुमात्रा आइलैंड के पश्चिम में महाद्वीपीय मग्न तटों की जो चौड़ाई है वह नाम मात्र की है। और इसके अलावा जो साइबेरिया के क्षेत्र हैं या जो ग्रीनलैंड का क्षेत्र है, वहाँ पर महाद्वीपीय मग्न तटों की चौड़ाई काफ़ी अधिक है। साइबेरिया के क्षेत्र में महाद्वीपीय मग्न तटों की चौड़ाई 1500 किलोमीटर तक है। इसका मतलब है कि महाद्वीपीय मग्न तट काफ़ी दूर तक विस्तृत हैं और इसकी जो औसत चौड़ाई है सामान्य रूप से वह चौड़ाई 80 किलोमीटर है और इसकी जो गहराई होती है वह 30 मीटर से लेकर और 600 मीटर तक हो सकती है। इस महाद्वीपीय मग्न तट के क्षेत्र में स्थलीय भागों से नदियों के द्वारा, पवनों के द्वारा लाए गए अवसादों का निक्षेपण होता रहता है और इस क्षेत्र में लाए गए अवसादों के तलछटी निक्षेपण से जीवाश्मी ईंधन या फॉसिल फ्यूल्स हमें प्राप्त होते हैं। तो विश्व भर के जिन क्षेत्रों में फॉसिल फ्यूल्स, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस इत्यादि जो प्राप्त की जाती है, वह अधिकांशतः महाद्वीपीय मग्न तटों के क्षेत्रों से ही प्राप्त की जाती है। जैसे भारत में जो बेसिन तेल क्षेत्र है या मुंबई हाई जो तेल क्षेत्र हैं, वे महाद्वीपीय मग्न तटों के क्षेत्रों में ही अवस्थित हैं। ये जानकारी थी महाद्वीपीय मग्न तटों के बारे में। अब इसके आगे चलते हैं। दूसरी जानकारी है कॉन्टिनेंटल स्लोप या फिर महाद्वीपीय ढाल के बारे में। महाद्वीपीय जो ढाल का क्षेत्र होता है वह महाद्वीपीय मग्न तट से ठीक आगे का क्षेत्र होता है और यहाँ पर ढाल बहुत तीव्र होता है और ढाल यहाँ पर 2 से लेकर 5 डिग्री तक का ढाल यहाँ पर हो सकता है। यहाँ पर जो गहराई हो सकती है वह 200 मीटर से लेकर और 3000 मीटर या 3 किलोमीटर तक की गहराई हो सकती है और इस क्षेत्र में कैनियन पाए जाते हैं, जो अभी हम लोग पढ़ रहे थे, अंतः समुद्री कैनियन, सबमरीन कैनियन जो हम लोग पढ़ रहे थे, तो उन सबमरीन कैनियन का जो विस्तार पाया जाता है मुख्य रूप से वह इसी क्षेत्र में पाया जाता है, महाद्वीपीय ढाल के क्षेत्र में ही। इसके अलावा जो ट्रेंचेस वगैरह होती हैं, वे ट्रेंचेस भी महाद्वीपीय ढाल के आधार तल के निकट के क्षेत्रों में ही पाई जाती हैं और इस महाद्वीपीय ढाल के अंत से जो महाद्वीपीय क्षेत्र है उसका अंत माना जाता है। कॉन्टिनेंटल स्लोप तक का भाग, जैसे आप लोग देखेंगे कि स्थलीय भाग यहाँ पर समाप्त हो गया ऊपर सतह पर, उसके आगे जल का विस्तार है, लेकिन महाद्वीपीय मग्न तट और जो महाद्वीपीय ढाल का क्षेत्र होता है वह महाद्वीप को एडिट कर दीजिएगा, वह महाद्वीपों का ही भाग होता है, लेकिन इस महाद्वीपीय ढाल के आगे से समुद्री क्षेत्र शुरू हो जाता है और यहाँ से महाद्वीपीय ढाल के पीछे तक महाद्वीपों का ही विस्तार माना जाता है। अब इसके आगे चलते हैं। तीसरा क्षेत्र था गहरे समुद्री मैदान, डीप सी प्लेन। डीप सी प्लेन महाद्वीपीय ढाल के आगे का क्षेत्र जो कि
जो सतह से 3 से 6 किलोमीटर की गहराई, समुद्र की सतह से 3 से 6 किलोमीटर की गहराई पर अवस्थित होता है। इसकी जो अवस्थिति है अलग अलग महासागरों में अलग अलग क्षेत्र में है, लेकिन इस क्षेत्र की औसतन जो गहराई होती है वह समुद्र की सतह से 3 से 6 किलोमीटर मानी गई है। तो विस्तृत जो मैदानी भाग पाया जाता है समुद्र की तली पर, उसको कहा जाता है गहरे सागरीय मैदान। और इस क्षेत्र में सूक्ष्म आकार के अवसाद निक्षेपित होते हैं और ये एक आकृति विहीन समतल मैदान होता है। इसे कहा जाता है गहरे समुद्री मैदान। इस गहरे समुद्री मैदान में ही कुछ जगह कुछ लघु आकृतियां पाई जाती हैं। अब हम लोग उनको आगे लघु आकृतियों को ही पढ़ेंगे, लेकिन मुख्य जो आकृतियां थीं उनके अंतर्गत एक चीज छूट गई थी, वह थी ओशियन ट्रेंच के बारे में। आपकी एनसीईआरटी में लिखा है महासागरीय गभीर गर्त या खाइयां। इनकी जो गहराई होती है वह समुद्र का जो तल होता है वहां से नहीं, बल्कि गहरे सागरीय मैदान से 3 से 5 किलोमीटर नीचे होता है। देखो यहां पर जो एबेसल प्लेन या डीप सी प्लेन होता है उसकी जो गहराई होती है वह समुद्र तल से 3 से, यहां पर समुद्र तल है मान लीजिए, तो इस समुद्र तल से 3 से 6 किलोमीटर की गहराई पर होता है ये एबेसल प्लेन, डीप सी प्लेन। लेकिन जो गहरे खाइयां होती हैं, ओशियन ट्रेंचेस होते हैं, वो महासागरीय या जो गहरे महासागरीय मैदान है उन मैदानों की सतह से नीचे 3 से 5 किलोमीटर की गहराई तक औसतन पाए जाते हैं। और जो सबसे गहरा जो ट्रेंच है पृथ्वी पर वह है मैरियाना ट्रेंच, जो कि फिलीपींस के पूर्व में अवस्थित है और उसकी जो गहराई है वह मैं लिख दे रहा हूं, सबसे गहरा गर्त मैरियाना ट्रेंच या मैरियाना गर्त, जो कि फिलीपींस के पूर्व में है। आप लोग अपने एटलस में उसकी लोकेशन देखिएगा, 11,022 मीटर। इसका मतलब हो गया 11,022 मीटर उसकी गहराई है, जो कि सबसे गहरा, पृथ्वी पर सबसे गहरा भाग यही है मैरियाना ट्रेंच का। और ये गहरे समुद्री मैदानों से औसतन 3 से 5 किलोमीटर गहराई पर या गहराई तक नीचे गहरे होते हैं। और ये जो ट्रेंचेस होते हैं ये अधिकांशतः महासागरीय ढाल के आधार के पास पाए जाते हैं। और ये जो ट्रेंचेस होते हैं ये सक्रिय ज्वालामुखी के क्षेत्र होते हैं और प्रबल भूकंपीय घटनाएं भी यहाँ पर होती रहती हैं। और इन्हीं ट्रेंचेस से प्लेट संचलन के बारे में जानकारी मिलती है। यही बात हम लोगों ने प्लेट टेक्टोनिक्स के समय पढ़ी थी कि जहाँ पर कटक का निर्माण होता है उस क्षेत्र में परपट्टी निर्मित होती है और जहाँ पर ट्रेंचेस होते हैं वहाँ पर परपट्टी का विनाश होता है। तो ये जो ट्रेंचेस होते हैं ये महाद्वीपीय ढालों के निकट पाए जाते हैं, आधार तल के पास पाए जाते हैं और इनसे प्लेट टेक्टोनिक्स या प्लेट संचलन के बारे में काफ़ी जानकारी प्राप्त होती है। अब आ जाते हैं, इसमें भी वही सारी बात दिखाई गई है, जो वो वाला जो चित्र था, जो पिछला चित्र था, वही चित्र ये भी है। जैसे यहां तक का जो क्षेत्र है कॉन्टिनेंटल शेल्फ का क्षेत्र है, इसके आगे का जो क्षेत्र हो गया ये कॉन्टिनेंटल स्लोप का क्षेत्र हो गया, ये वाला जो क्षेत्र हो गया ये एबेसल प्लेन का क्षेत्र हो गया। तो इसमें मैंने इसलिए ले लिया था जिससे कि मैं सबमरीन कैनियन को आपको अलग से दिखा सकूं। उस वाली इमेज में सबमरीन कैनियन को नहीं दिखाया गया था, इसलिए इस इमेज को मैंने अलग से ले लिया था। अब कुछ जो छोटी जो लघु आकृतियां रह गई थी उनको समझ लेते हैं। मध्य महासागरीय कटक, मध्य महासागरीय कटक को हम लोगों ने समझ ही लिया था कि जहां पर दो प्लेटों का अपसरण होता है वहां पर मध्य महासागरीय कटक की उत्पत्ति होती है। ये जो कटक होता है ये समुद्र की सतह से या समुद्र का जो निचला भाग है, जो गहरे समुद्री मैदान है वहाँ से लेके और 2.5 किलोमीटर तक ऊपर हो सकता है। और कुछ जगह पर इस कटक का क्षेत्र समुद्र की जल सतह के ऊपर भी दिखाई देता है। जैसे जो आइसलैंड का क्षेत्र है वह मध्य अटलांटिक कटक का ही वो भाग है, जहाँ पर आइसलैंड जो एक द्वीप के रूप में अवस्थित है तो वह मध्य अटलांटिक कटक का ही भाग है और वह समुद्र तल के ऊपर अवस्थित है। और ये एक पर्वत श्रृंखला के रूप में
महासागरों के मध्य भाग में अवस्थित है और इसमें दो पर्वत श्रृंखलाएं हैं जो कि एक रिफ्ट घाटी के माध्यम से विभाजित होती हैं। और इमेज में आप लोगों ने यहाँ पर देख लिया था, एक प्लेट इधर जा रही है, एक प्लेट इधर जा रही है, बीच में ज्वालामुखी का उद्गार हो रहा है। ज्वालामुखी का उद्गार होने से नई परपटी बनती है और वह दोनों ओर की तरफ पुश कर दी जाती है, इधर की तरफ और इधर की तरफ। इससे क्या होता है कि यहाँ पर कटकनुमा संरचना बन जाती है और एक रिफ्ट घाटी के द्वारा विभाजित दो पर्वत श्रृंखलाएं फैली होती हैं और सभी महासागरों में ये कटकनुमा संरचना पाई जाती है। सी माउंट, समुद्री टीला, मैंने बता दिया था कि विवर्तनिक गतिविधियों या ज्वालामुखी के उद्गार के चलते सी माउंट या समुद्री टीले की उत्पत्ति होती है। कुछ ज्वालामुखी उद्गार होते हैं, उनके द्वारा जो द्वीप या जो टीला निर्मित होता है वह समुद्र की सतह के नीचे ही रह जाता है। समुद्र की सतह के नीचे रह जाता है और ऊपर का भाग नुकीला होता है, शिखरनुमा होता है, तब उसे सी माउंट कहा जाता है या समुद्री टीला कह दिया जाता है। वॉल्केनिक आइलैंड का मतलब होता है कि किसी समुद्र की सतह पर जब ज्वालामुखी का उद्गार हो, उससे जो दीपनुमा संरचना निर्मित होती है और वह दीपनुमा संरचना समुद्र की सतह के ऊपर दिखने लगे, तब उसे वॉल्केनिक आइलैंड कहते हैं। इस वॉल्केनिक आइलैंड का जब इरोजन हो जाए, इरोजन होने के बाद क्या होगा, जब इसका ऊर्ध्वाधर अपर्दन होगा तब ये समुद्र की सतह के बराबर आ जाएगा। इसके बाद भी अगर इसका ऊर्ध्वाधर इरोजन जारी रहता है तब ये समुद्र की सतह के नीचे चला जाएगा। समुद्र की सतह के नीचे जाने पर जो चपटी सतह वाले जो टीले होते हैं उनको कहा जाता है गॉयट, और इसके लिए हिंदी जो शब्द है वह है निमग्न द्वीप। प्रवाल द्वीप के बारे में मैंने बता ही दिया था कि प्रवाल जीवों के कंकाल के निक्षेपण से प्रवाल द्वीपों की रचना होती है, और जब रचना वलयाकार या गोलाकार आकृति में होती है तो उसे एटॉल या फिर प्रवाल द्वीप वलय कहा जाता है। इसमें एक रह गया है सपाट जलमग्न कैनियन या अंतः समुद्री कंदरा या फिर सबमरीन कैनियन। जो सबमरीन कैनियन होती हैं वो महाद्वीपीय मग्न तट से स्टार्ट होती हैं और इनकी उत्पत्ति के बारे में कई व्याख्याएं की गई हैं। सामान्य सी व्याख्या ये होती है कि जो नदियां होती हैं स्थलीय भाग से तीव्र गति से जो प्रवाहित होती हैं वे मग्न तट में आगे की ओर प्रवाहित होती हुई चली जाती हैं और उन नदियों के प्रवाह के आगे के क्षेत्र में घाटीनुमा संरचनाएं बन जाती हैं। उन्हीं को सबमरीन कैनियन कहा जाता है और ये महाद्वीपीय मग्न तट से स्टार्ट होकर और महाद्वीपीय ढाल तक के क्षेत्र में ये विस्तृत होती है। इनको कहा जाता है अंतः समुद्री कैनियन या फिर सबमरीन कैनियन, और ये समुद्र के अंदर या महाद्वीपीय मग्न तट और महाद्वीपीय ढाल के क्षेत्र में और समुद्री जल सतह के नीचे नदियों की घाटीनुमा संरचनाएं होती हैं। जिस प्रकार से स्थलीय भागों में नदियों की घाटी की संरचनाएं होती हैं, उसी प्रकार से जल सतह के नीचे ये नदियों की घाटीनुमा संरचनाएं होती हैं। इनको कहा जाता है अंतः समुद्री कैनियन या फिर सबमरीन कैनियन। तो यहां तक हम लोगों ने महासागर के अधस्थल के बारे में पढ़ा। इसके बाद इस अध्याय में जानकारी दी गई है महासागरीय जल का ताप। जो महासागरीय जल होता है उसके तापमान को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक होते हैं उनके बारे में जानकारी दी गई है। महासागरीय जल के तापमान वितरण को प्रभावित करने वाले कारक निम्नलिखित हैं। जैसे स्थलीय भाग जो है वह सूर्य से ऊर्जा प्राप्त करके, सूर्य तप को प्राप्त करके ही वहाँ पर तापमान घटता या बढ़ता रहता है। जिस क्षेत्र में सूर्य तप की अधिक प्राप्त होती है उस क्षेत्र में अधिक तापमान, और जिस क्षेत्र में सूर्य तप की प्राप्ति कम होती है उस क्षेत्र में तापमान कम रहता है। कई अन्य कारण भी होते हैं। इसी प्रकार महासागरीय जल के तापमान वितरण को प्रभावित करने वाले भी कई अन्य कारक होते हैं। सतह के महासागरीय सतही जल के तापमान को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं मुख्य रूप से 4 वर्गों में निर्धारित किए गए हैं। पहला है अक्षांश, दूसरा है स्थल एवं जल का असमान वितरण, अगला है सनातन पवनें, और अगला है महासागरीय धाराएं।
अब इनका प्रभाव समझ लीजिएगा। जिस प्रकार से स्थलीय भागों में अक्षांशों का प्रभाव तापमान पर पड़ता है, उसी प्रकार से महासागरों के सतही जल पर भी अक्षांशों का प्रभाव पड़ता है। आप लोगों ने पढ़ लिया था कि जैसे मान लीजिए ये पृथ्वी हो गई, ये विषुवत रेखा का क्षेत्र हो गया 0 डिग्री का, इधर सन हो गया। तो आप लोगों ने पढ़ लिया था कि विषुवत रेखा के आसपास का क्षेत्र या उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र सूर्य की प्रत्यक्ष किरणें प्राप्त करते हैं, तो उष्ण कटिबंध के क्षेत्र में अधिक तापमान रहता है। इसके बाद के क्षेत्रों में सूर्य की किरणें तिरछी होती चली जाती हैं, इस वजह से इसके बाद के क्षेत्रों में तापमान क्रमशः कम होता चला जाता है। कहने का मतलब है विषुवत रेखा से उत्तरी गोलार्ध में ध्रुवों की ओर जाने पर या विषुवत रेखा से दक्षिणी गोलार्ध में ध्रुवों की ओर जाने पर क्रमशः तापमान कम होता चला जाता है। ठीक यही बात महासागरों के संदर्भ में भी लागू होती है। महासागरों पर भी स्थलीय भाग की तरह ही विषुवत रेखा से उच्च अक्षांशों में जाने पर महासागरों के सतही जल का तापमान कम होता चला जाता है। विषुवत रेखा के निकट के क्षेत्रों में महासागरों के सतही जल का या ऊपरी जल का तापमान विषुवत रेखा के निकट अधिक होता है, और जैसे जैसे उच्च अक्षांशों की ओर या ध्रुवों की ओर जाएंगे वैसे वैसे महासागरों के सतह का तापमान घटता चला जाएगा। उसका कारण ये की है कि उच्च अक्षांशों की ओर जाने पर सूर्यताप की प्राप्ति कम होती चली जाती है। तो ये तो हो गया अक्षांशों का प्रभाव। दूसरा है स्थल एवं जल का असमान वितरण। आप लोगों को पिछली क्लास में ही मैंने पढ़ाया था कि जल देर से ठंडा होता है और देर से गर्म होता है, और स्थलीय भाग जल्दी ठंडा होता है और जल्दी ही गर्म हो जाता है। तो ऐसे क्षेत्र जहाँ पर स्थलीय भागों की अधिकता है, तो उन स्थलीय भागों से लगे हुए जो सागरीय क्षेत्र हैं उनका तापमान अधिक रहता है, और ऐसे क्षेत्र जहाँ पर स्थलीय भाग की कमी है वहाँ पर तापमान कम रहता है। जैसे उत्तरी गोलार्ध के जो महासागर हैं, तो उन उत्तरी गोलार्ध के महासागरों का तापमान उत्तरी गोलार्ध में स्थलीय भागों की अधिकता के चलते औसत तापमान 19 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है, और इसके विपरीत जो दक्षिणी गोलार्ध के महासागर हैं उन महासागरों का तापमान स्थलीय भागों की कमी के चलते 16 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास रहता है। तो ये जो अंतर आता है कि उत्तरी गोलार्ध के महासागरों का औसत तापमान अधिक रहता है दक्षिणी गोलार्ध के महासागरों से, उसका कारण है कि उत्तरी भाग में या उत्तरी गोलार्ध में स्थलीय भाग की अधिकता है। इसलिए सनातन पवनें या प्रचलित जो पवनें हैं उनके चलते भी महासागरों का तापमान प्रभावित होता है। कैसे प्रभावित होता है इसे समझिए। जैसे मान लीजिए ये भारत का दक्षिणी क्षेत्र है, प्रायद्वीपीय भाग है। पवनें दो प्रकार से चल सकती हैं। एक होती हैं पवनें जो तट की ओर चलती हैं, जैसे यहाँ पर मान लीजिए पवनें इस दिशा से इस दिशा की ओर चल रही हैं, इनको कहा जाएगा कि ऑन शोर विंड्स। इनको इंग्लिश में कहा जाता है ऑन शोर। हिंदी में शब्द है अभितटीय पवन। अभितटीय पवन, इसका मतलब ये हो गया कि जब पवनें तटीय भाग की ओर चलती हैं तो पवनें क्या करती हैं कि अपने साथ जब वे जल के साथ फ्रिक्शन करती हैं तो वे सतही जल को लाकर और इस वाले क्षेत्र में इकट्ठा कर देंगी। इस वाले क्षेत्र में जब पवनें इस तरफ चलेंगी तो यहाँ पर इस क्षेत्र में गर्म जल को, सतही गर्म जल को लाके इकट्ठा कर देंगी। इससे क्या होगा कि इस तट के आसपास के क्षेत्र में जो महासागरों के सतही जल है उसका तापमान बढ़ जाएगा। अगर मान लीजिए पवनें इसी दिशा में चलती रहें तो इस वाले क्षेत्र से पवनें इस तरीके से चलेंगी जो तट से दूर जाएंगी। इनको कहा जाता है ऑफशोर विंड्स। इनको हिंदी में कहा जाता है अपतटीय पवनें। ऐसी पवनें जो तटीय भाग से दूर जा रही हों। इस तरीके की जब पवनें यहां पर चलेंगी तो ये पवनें क्या करेंगी कि इस क्षेत्र से
या इस तटीय भाग से ऊपर के महासागरों के ऊपर के सतही जल को अपने साथ बहा ले जाएंगे आगे की ओर। क्योंकि पवनें जब प्रवाहित होंगी इस क्षेत्र से, तो महासागरों के ऊपर से जब ये प्रवाहित होंगी तो फ्रिक्शन या घर्षण की वजह से यहाँ से ये पवनें, इस तटीय भाग से ये पवनें सतही जल को यहाँ से विस्थापित कर देंगी, यहाँ से हटा देंगी। और जब महासागर की सतह का गर्म जल इस क्षेत्र से हट जाएगा और आगे की ओर बढ़ जाएगा, तो नीचे से ठंडा जल ऊपर की ओर आ जाएगा और इस वजह से इस तटीय भाग में तापमान महासागर के जल का कम हो जाएगा। तो जो ऑनशोर विंड्स होती हैं उनसे तटीय क्षेत्र में महासागरीय जल का तापमान बढ़ जाता है, जो ऑफशोर विंड्स होती हैं उनसे तटीय भाग में महासागरों के सतही जल का तापमान कम हो जाता है। अगला लिखा हुआ है महासागरीय धाराएं। आप लोग अगले अध्याय में पढ़ेंगे कि जो महासागरीय धाराएं होती हैं वे दो प्रकार की होती हैं, ठंडी महासागरीय धाराएं और गर्म महासागरीय धाराएं। जैसे गल्फ स्ट्रीम है, गल्फ स्ट्रीम एक गर्म महासागरीय धारा है। तो वह गल्फ स्ट्रीम जब प्रवाहित होती हुई उत्तरी अटलांटिक में जाती है तो उस गल्फ स्ट्रीम के चलते ही जो पश्चिमी यूरोपीय भाग है उसमें तापमान उच्च बना रहता है, जबकि वे क्षेत्र उच्च अक्षांशों के क्षेत्र में अवस्थित हैं। तो उच्च अक्षांशों में वहाँ तापमान कम होना चाहिए था, लेकिन गल्फ स्ट्रीम के प्रभाव के चलते ही उन क्षेत्रों में भी तापमान अपेक्षाकृत उच्च बना रहता है। तो जो गर्म महासागरीय धाराएं जिन जिन क्षेत्रों से गुजरती हैं तो उन आसपास के क्षेत्रों में तापमान को बढ़ा देती हैं। इसी प्रकार से ठंडी महासागरीय धाराएं जिन क्षेत्रों से गुजरती हैं तो उनके आसपास के क्षेत्रों को भी ठंडा कर देती हैं, या उन धाराओं के आसपास का जो क्षेत्र होता है उसका तापमान कम हो जाता है। तो महासागरीय धाराओं से भी महासागर के सतह का जल का तापमान प्रभावित होता है। तो ये कारक थे जिनसे महासागरों के तापमान के वितरण को समझा जा सकता है। अब यहाँ पर महासागरों के तापमान के ऊर्ध्वाधर वितरण को समझाया गया है। महासागरों के ऊर्ध्वाधर वितरण को समझाने के लिए यहाँ पर एक चित्र लिया गया है, ये वाला चित्र लिया गया है और इसमें दिखाया गया है कि महासागरों के जो ऊर्ध्वाधर वितरण होता है तापमान में, उसमें 3 परतें पाई जाती हैं, पहली लेयर, दूसरी लेयर और फिर ये तीसरी लेयर। लेकिन ये जो 3 लेयर्स पाई जाती हैं ऊर्ध्वाधर वितरण को समझने के लिए, ये जो 3 लेयर्स दिखाई गई हैं ये निम्न अक्षांशों में और मध्य अक्षांशों में पाई जाती हैं महासागरों में। और जो उच्च अक्षांशीय महासागर होते हैं उनमें तापमान महासागर की सतह से लेकर और तली तक लगभग समान बना रहता है, जो कि 0 डिग्री के आसपास बना रहता है। इसलिए जो उच्च अक्षांशीय महासागर होते हैं उनमें महासागर की सतह से लेकर और निचले भागों तक तापमान के संदर्भ में एक ही परत पाई जाती है, और जो उष्णकटिबंधीय और जो मध्य अक्षांशीय जो महासागर होते हैं उनमें 3 परतें पाई जाती हैं। तो ये जो चित्र जो दिख रहा है आप लोगों को, जिसमें 3 लेयर दिखाई गई हैं, ये निम्न अक्षांशीय व मध्य अक्षांशीय, निम्न अक्षांशीय व मध्य अक्षांशीय महासागरों के बारे में है। मध्य अक्षांशीय का मतलब हो गया शीतोष्ण कटिबंध के बारे में। महासागरों के संदर्भ में जो उच्च अक्षांशीय महासागर होते हैं उनमें ऊपर से लेकर नीचे तक समान तापमान की एक ही परत पाई जाती है। अब पहले कुछ बातें पढ़ लेते हैं। पार्श्व चित्र, पार्श्व चित्र का मतलब जो दिखाया है चित्र, पार्श्व चित्र महासागर के सतही जल एवं गहरी परतों के बीच सीमा क्षेत्र को दर्शाता है। ये सीमा समुद्री सतह से लगभग 100 से 400 मीटर नीचे प्रारंभ होती है एवं कई 100 मीटर नीचे तक जाती है। वह सीमा क्षेत्र जहां तापमान में तीव्र गिरावट आती है ताप प्रवणता स्तर कहा जाता है, और जल के कुल आयतन का लगभग 90% गहरे महासागर में ताप प्रवणता स्तर के नीचे पाया जाता है।
और इस क्षेत्र में तापमान 0 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता है। अब जरा इस इमेज पे आइए, और ये बात हम लोगों ने समझ ही ली है, इसकी कॉपी मैंने पहले ही एक ले ली थी, और ये बात हम लोगों ने पहले ही समझ ली है कि ये जो 3 लेयर्स होती हैं ये निम्न और मध्य अक्षांशों के महासागरों में होती हैं। और ये जो सबसे ऊपरी लेयर होती है, इस लेयर की जो गहराई होती है वह ऊपर सतह से लेकर और लगभग 400 मीटर की गहराई तक होती है। ये जो ऊपरी परत होती है ये उष्ण कटिबंधों के महासागरों में साल भर बनी रहती है, लेकिन जो मध्य अक्षांशों या शीतोष्ण कटिबंधीय महासागरों के जो क्षेत्र होते हैं उनमें ये ऊपरी परत केवल ग्रीष्म ऋतु में पाई जाती है। शीत ऋतु में इन अक्षांशों में या मध्य अक्षांशों के महासागरों में ये पहली परत विलुप्त हो जाती है, क्योंकि तापमान कम हो जाता है शीत ऋतु में। तो अब हम लोग पहले पढ़ेंगे कि ये जो पहली परत पाई जाती है वह उसकी जो गहराई होती है समुद्र की सतह से लेकर और 400 मीटर के आसपास तक होती है। और इस सतह में जो समुद्र की सतह का जल का तापमान होता है वह 20 से 25 डिग्री के बीच में होता है। आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर 22 डिग्री के आसपास दिखाया गया है, 20 से 25 लिख सकते हैं इसको सामान्य रूप से, भूगोल में इतना रिजिड नहीं हुआ जाता डेटा के लिए, तो 22 डिग्री मान लेते हैं। आप लोग देखेंगे कि 400 मीटर की गहराई तक जो तापमान है महासागरों की सतह का वह लगभग 22 डिग्री के आसपास है। ये हो गई पहली लेयर। इस लेयर के नीचे 400 मीटर से नीचे और लगभग 1000 मीटर तक ये जो क्षेत्र होता है इसमें बहुत तेजी से तापमान में कमी आती है। आप लोग देख पा रहे हैं कि इस परत के, ये दूसरी परत हो गई, इस दूसरी परत में आप लोग ऊंचाई पर देख रहे होंगे कि तापमान 21-22 डिग्री के आसपास है, और यहां पर देख रहे होंगे कि तापमान घट के कितना रह गया है। सीधे लाइन खींचेंगे 5 डिग्री के आसपास रह गया है। इसका मतलब ये हो गया कि जो सेकंड लेयर है जो कि 400 से लेकर 1000 मीटर तक की गहराई वाली लेयर है, इस लेयर में या इस परत में तापमान बहुत तेजी से गिरता है, और इस परत के ऊपरी भाग में तापमान 21-22 डिग्री के आसपास पाया जाता है, और इस परत के निचले स्तर पर तापमान 4-5 डिग्री के आसपास पाया जाता है, और इसमें तापमान में बहुत तेजी से गिरावट होती है, और इस परत को ही ताप प्रवणता स्तर कहा जाता है। ताप प्रवणता स्तर, या फिर इंग्लिश में कहा जाता है थर्मोक्लाइन। अब मैं इस सब कुछ इरेज कर दे रहा हूं, बाकी सब कुछ आप लोग समझ चुके हैं, ये आप लोग याद रखिएगा। इंग्लिश वर्ड है थर्मोक्लाइन, हिंदी शब्द है ताप प्रवणता स्तर। वह दूसरी परत जिसमें तापमान में तेजी से गिरावट आती है उस परत को ताप प्रवणता स्तर कहा जाता है। इसके बाद क्या होता है कि जो ताप के गिरने का जो दर है, गति है, वह काफी मंद हो जाती है, और महासागरों के जल का 90% इस ताप प्रवणता स्तर के नीचे ही पाया जाता है, और इसमें तापमान काफ़ी कम होता है, और तापमान निचली परतों में कम होकर 1-2 डिग्री सेंटीग्रेड या 0 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास भी पहुंच जाता है। ये तो हो गया तापमान का ऊर्ध्वाधर वितरण, और ये बात हम लोगों ने पहले ही समझ ली थी कि ये वाला जो वितरण है ये निम्न और मध्य अक्षांशों के लिए है, और जो उच्च अक्षांशीय या ध्रुवीय क्षेत्रों में जो महासागर हैं वहाँ पर ऊपर से लेकर और नीचे तक एक ही परत पाई जाती है, क्योंकि आर्कटिक के क्षेत्र में या अंटार्कटिक के आसपास के क्षेत्र में जो महासागर हैं वहाँ पर जल ऊपर भी जमा हुआ होता है, निचले भागों में भी तापमान वही होता है, तो वहाँ पर ये 3 लेयर वाला सिस्टम काम नहीं करता, वहाँ केवल एक ही परत होती है ऊपर से नीचे तक। ये था तापमान का ऊर्ध्वाधर वितरण। अब तापमान का क्षैतिज वितरण समझ लीजिएगा। क्षैतिज वितरण का मतलब हो गया अक्षांशों के साथ वितरण। महासागरों की सतह के जल का औसत तापमान लगभग 27 डिग्री सेल्सियस होता है। पॉइंट टू बी नोटेड, ये क्वेश्चन कई बार ये पूछा जा चुका है कि महासागरों की सतह का औसत जो तापमान होता है वह कितना होता है, 27 डिग्री, और ये विषुवत वृत्त से ध्रुवों की ओर क्रमिक ढंग से कम होता चला जाता है, और इसके कम होने की जो दर होती है
बढ़ते हुए अक्षांशों के साथ तापमान के घटने की दर सामान्यतः प्रति अक्षांश आधा डिग्री सेंटीग्रेड होती है। विषुवत रेखा से जैसे जैसे ध्रुवों की ओर जाएंगे, चाहे उत्तरी गोलार्ध में चाहे दक्षिणी गोलार्ध में, तो सामान्यतः सामान्य रूप से प्रति अक्षांश आधा डिग्री टेम्परेचर कम होता चला जाएगा। औसत तापमान 20 डिग्री अक्षांश पर लगभग 22 डिग्री हो जाता है, 40 डिग्री अक्षांश पर 14 डिग्री सेल्सियस हो जाता है तथा ध्रुवों के नज़दीक 0 डिग्री होता है। इसीलिए ध्रुवों के नज़दीक 0 डिग्री तापमान होने की वजह से ही जो जल है वह बर्फ के रूप में जमे हुए रूप में है, क्योंकि जल का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वह 0 डिग्री होता है। 0 डिग्री तापमान पर जल बर्फ के रूप में बदल जाता है, ठोस रूप में जम जाता है। तो ध्रुवों के नज़दीक जो तापमान होता है वह 0 डिग्री होता है, इसीलिए ध्रुवों के पास में महासागरों का जो जल है वह जमे हुए रूप में है। जो आर्कटिक महासागर है उत्तरी ध्रुव के चारों ओर वह जमे हुए बर्फ के रूप में है। उत्तरी गोलार्ध के महासागरों का तापमान दक्षिणी गोलार्ध की अपेक्षा अधिक है। उत्तरी गोलार्ध के महासागरों का जो औसत तापमान है वह 19 डिग्री सेल्सियस है और दक्षिणी गोलार्ध के महासागरों का औसत तापमान 16 डिग्री सेल्सियस है। और उसका कारण मैं पहले ही बता चुका हूँ, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में स्थलीय भाग की अधिकता है। तो उत्तरी गोलार्ध में स्थलीय भागों की अधिकता और स्थलीय भागों के महाद्वीपीय प्रभाव के चलते ही उत्तरी गोलार्ध के महासागरों का औसत तापमान 19 डिग्री सेल्सियस या दक्षिणी गोलार्ध के महासागरों के 16 डिग्री सेल्सियस तापमान की अपेक्षा कुछ ज़्यादा रहता है। और दक्षिणी गोलार्ध में महाद्वीपीय भागों या स्थलीय भागों की कमी है, इसलिए दक्षिणी गोलार्ध के महासागरों का औसत तापमान थोड़ा कम रहता है। यहां पर लिखा हुआ भी उत्तरी एवं दक्षिणी गोलार्ध का औसत वार्षिक तापमान क्रमशः 19 डिग्री सेल्सियस तथा 16 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। और ये भिन्नता उत्तरी एवं दक्षिणी गोलार्धों में, गोलार्ध ही नहीं, गोलार्धों में स्थल एवं जल के असमान वितरण के कारण होती है। एक छोटी सी जानकारी क्षैतिज तापमान वितरण के बारे में और दी गई है कि उच्चतम तापमान विषुवत वृत्त पर नहीं बल्कि इससे कुछ उत्तर की तरफ दर्ज किया जाता है। उसका कारण भी उत्तरी भाग में स्थलीय भाग की अधिकता और विषुवत रेखा के एग्जैक्ट विषुवत रेखा के ऊपर मेघाच्छादन की मात्रा का अधिक होना है। तो विषुवत रेखा के कुछ उत्तर में मेघाच्छादन की मात्रा में कुछ कमी आ जाती है और स्थलीय भागों की अधिकता है, इसलिए विषुवत रेखा के कुछ उत्तर में अधिकतम औसत तापमान अंकित किया जाता है। एक जानकारी दी है एनक्लोज्ड सीज के बारे में। जो समुद्री क्षेत्र होते हैं वे महासागरों की अपेक्षा छोटे क्षेत्र होते हैं और कई बार एक ही महासागर में कई अन्य सागर, छोटे सागर या समुद्र इत्यादि हो सकते हैं। निम्न अक्षांशों में स्थित परिवेष्टित, परिवेष्टित का मतलब है चारों ओर से स्थलीय भाग से घिरे हुए, एनक्लोज्ड समुद्रों का तापमान खुले समुद्रों की अपेक्षा अधिक होता है। निम्न अक्षांशों में उष्ण कटिबंधों के क्षेत्र में जो स्थलीय भागों से घिरे हुए समुद्र होते हैं उनका तापमान खुले महासागरों या खुले सागरों की तुलना में अधिक होता है और जो उच्च अक्षांशीय क्षेत्र होते हैं उनमें स्थिति इसके विपरीत होती है। जबकि उच्च अक्षांशों में स्थित परिवेष्टित का मतलब है स्थलीय भाग से घिरे हुए, परिवेष्टित समुद्रों का तापमान खुले समुद्रों की अपेक्षा कम होता है। ये बात भी याद रखने वाली है। यहां पर इस इमेज के माध्यम से स्पेटियल पैटर्न ऑफ सरफेस टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस ऑफ द ओशियंस, समुद्रों का जो सतह का जो तापमान है उसका वितरण दर्शाया गया है। तो आप लोग देखेंगे कि ये 0 डिग्री की विषुवत रेखा हो गई, इसके आसपास तापमान अधिक है, 25 डिग्री, 25 डिग्री, 28 डिग्री, 25 डिग्री की समताप रेखा ही यहाँ पर जा रही है, 28 डिग्री, 25 डिग्री, और ऊपर जैसे जैसे जाएंगे तो तापमान घटता चला जाएगा। यहाँ पर 20 डिग्री, फिर 15, फिर 10, फिर 5 डिग्री और यहाँ पर 0 डिग्री हो जाएगा। दक्षिणी गोलार्ध में भी वही है। जैसे जैसे उच्च अक्षांशों की ओर बढ़ेंगे तो तापमान कम होता चला जाएगा। यहाँ पर 25 है, यहाँ पर 20 है, यहाँ पर 15, यहाँ पर 10, यहाँ पर 5 और यहाँ पर 0 डिग्री।
तो विषुवत रेखा से उत्तर की ओर उच्च अक्षांशों की ओर जाने पर या विषुवत रेखा से दक्षिण की ओर उच्च अक्षांशों की ओर जाने पर महासागरों की सतह का तापमान कम होता चला जाता है। इस मैप की आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अगली जानकारी महासागरीय जल की लवणता के बारे में है, सैलिनिटी के बारे में है। अभी हम लोगों ने जब क्लास की शुरुआत की थी तब हम लोगों ने प्रत्येक स्रोत में कितने प्रतिशत, कुल जल का कितने प्रतिशत है, तब हम लोगों ने समझा था कि महासागरों में कुल जल का 97.25% है। उसी समय मैंने बताया था कि महासागरों का जो जल है वह लवणीय जल है, वह खारा जल है, और उसके खारे होने का कारण ये है कि महासागरों के जल में विभिन्न प्रकार के लवण मिले हुए हैं, इसलिए महासागरों का जल लवणीय होता है। अब इसके आगे की बात पढ़िए। लवणता वह शब्द है जिसका उपयोग समुद्री जल में घुले हुए नमक या फिर लवण, साल्ट्स, समुद्री जल में घुले हुए लवण की मात्रा को निर्धारित करने में किया जाता है। इसका परिकलन 1000 ग्राम समुद्री जल में घुले हुए नमक या लवणों की मात्रा के द्वारा किया जाता है। जैसे 1000 ग्राम समुद्री जल में अगर 50 ग्राम लवण घुले हुए हैं तो हम कहेंगे कि उस जल की लवणता 50 है, और इसे पर 1000 के रूप में मेजर किया जाता है। इसका जो मापन किया जाता है वह पर 1000 के रूप में किया जाता है। आप लोग प्रतिशत को मापते होंगे। प्रतिशत का मतलब होता है कि 100 इकाई में से कितने इकाई, तो प्रतिशत का जो चिन्ह होता है वह इस प्रकार से होता है, एक तिरछा लाइन, एक ऊपर बिंदु, एक नीचे बिंदु, और जो पर 1000 ये हो गया परसेंट। सेंट जो वर्ड है वो लैटिन वर्ड है, सेंट का मतलब 100 होता है, पर का मतलब हो गया प्रति, सेंट का मतलब 100, प्रतिशत या प्रति 100 के आधार पर 1000 का जो चिन्ह होता है उसमें एक बिंदु ऊपर और 2 बिंदु नीचे लगाए जाते हैं। ये हो गया पर 1000 का निशान, पर 1000। जैसे 1 किलोग्राम समुद्री जल में एक मैंने बर्तन ले लिया, इस बर्तन में मैंने मान लिया 1 किलोग्राम समुद्री जल है। समुद्री जल है 1 किलोग्राम या फिर 1000 ग्राम, और इसमें 50 ग्राम साल्ट मिले हुए हैं, लवण मिले हुए हैं, तो हम कहेंगे कि इस जल की लवणता 50 पर 1000 है, और इसे इस तरीके से लिखा जाएगा 50, और यहाँ पर तिरछा एक लाइन खींच के और ऊपर एक बिंदु और नीचे 2 बिंदु, उसे कहा जाएगा पर 1000। तो औसत निकाल लिया जाता है प्रति 1000 के हिसाब से। जैसे मान लीजिए यहाँ पर तो मैंने गिनती ली थी 1 किलोग्राम की ही। अब मान लीजिए मैं कहूँ कि एक बड़ा बर्तन है, उसमें समुद्री जल लिया गया है, और समुद्री जल कितना है 10 किलोग्राम। 10 किलोग्राम का मतलब क्या हो गया 10,000 ग्राम, और इस 10,000 ग्राम में 350 ग्राम इसमें लवण मिले हुए हैं, तो इसमें क्या किया जाएगा, औसत निकाल लिया जाएगा। 350 1000, इसमें जो औसत आ जाएगा वही इसकी लवणता हो जाएगी। तो इसमें कितना हो जाएगा, 1000 में 35 हो जाएगा, तो इसकी पर 1000 के हिसाब से अगर लवणता निकाली जाएगी तो ये 35 आ जाएगी, क्योंकि 10,000 में कितनी है, इस तरह से देखिए 10,000 में लवणता है 350, और अगर 1000 में औसत निकालना है तो 1 0 दोनों ओर से काट दीजिए, तो इसकी लवणता आ जाएगी 35 पर 1000। तो प्रति 1000 के हिसाब से औसत निकाल लिया जाता है। तो प्रति 1000 ग्राम समुद्री जल में जितने लवणों का वजन या जितना अनुपात लवणों का होगा उसे ही महासागरों की लवणता कहा जाएगा। इसे प्रायः प्रति 1000 भाग या पीपीटी, पार्टिकल्स पर 1000 के रूप में व्यक्त किया जाता है। लवणता समुद्री जल का महत्वपूर्ण गुण है।
लवणता समुद्री जल का महत्वपूर्ण गुण क्यों है? क्योंकि समुद्री जल में विभिन्न कारकों के चलते विभिन्न प्रकार के लवण मिले हुए होते हैं। और कौन कौन से लवण मिले हुए होते हैं उनकी चर्चा आगे की स्लाइड में की गई है। 24.7 पर थाउजेंड की लवणता को खारे जल को सीमांकित करने की उच्च सीमा माना गया है। अब यहां पर एक स्लाइड दी गई है। समुद्री जल में घुले हुए नमक, प्रति किलोग्राम जल में नमक का ग्राम। यहां पर देखिए, सबसे ज्यादा क्लोरीन, दूसरे नंबर पर सोडियम, फिर सल्फेट, फिर मैग्नीशियम, कैल्शियम, पोटेशियम, बाइकार्बोनेट, ब्रोमीन, बोरेट और स्ट्रांसियम। इनको याद करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? शुरुआत के 3-4 का प्रतिशत भी याद कर लीजिए या उनका भार भी याद कर लीजिएगा, और बाकी इनको, ये सब दिए गए हैं अवरोही क्रम में, इनको इसी सीक्वेंस में याद कर लीजिएगा। तो जब कभी प्रश्न पूछा जाएगा तो आरोही अवरोही क्रम के रूप में प्रश्न पूछा जाता है, आप लोग आसानी से जवाब दे पाएंगे। और शुरुआत के जो 4 हैं उनका प्रतिशत मान कितना है या पर थाउजेंड में उनकी वैल्यू कितनी है उसे याद कर लीजिएगा। इतने से काम चल जाएगा। अब सवाल आता है, महासागरीय लवणता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? वे कौन कौन से कारक हैं जिनके चलते महासागरों की लवणता घटती है या बढ़ती है, या किन कारकों से महासागरों की लवणता प्रभावित होती है? समझ लीजिए। महासागरों की सतह के जल की लवणता मुख्यतः बाष्पीकरण एवं वर्षण पर निर्भर करती है। जिन क्षेत्रों में बाष्पीकरण अधिक होता है उन क्षेत्रों में लवणता अधिक होती है, और जिन क्षेत्रों में वर्षण अधिक होता है उन क्षेत्रों में लवणता कम होती है। कारण क्या है समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए दो समान आकार के बर्तन हैं और दोनों में 1,000 ग्राम मैंने समुद्री जल ले लिया, 1,000 ग्राम, इसमें भी 1,000 ग्राम समुद्री जल है, 1 किलोग्राम या 1,000 ग्राम। शुरुआत में इसमें भी लवणों की मात्रा 50 है और इसमें भी लवणों की मात्रा 50 है। अब आप बहुत सामान्य से गणित से समझिए कि अगर इसमें से बाष्पीकरण हो जाए, मान लीजिए अभी इसमें 1,000 ग्राम जल है और बाष्पीकरण हो गया, इधर बाष्पीकरण हो रहा है और इधर वर्षण हो रहा है, इधर वर्षा हो रही है। बाष्पीकरण हुआ और बाष्पीकरण के चलते क्या हुआ कि इसमें जल की मात्रा आधी रह गई। अब इसमें जल कितना रह गया? 500 ग्राम। पहले कितना था मैं लिख दे रहा हूं, पहले था 1,000 ग्राम। अब कितना रह गया बाष्पीकरण के बाद? बाष्पीकरण के बाद रह गया इसमें 500 ग्राम। लेकिन आप लोग एक चीज देखेंगे कि जब बाष्पीकरण होगा तो केवल जल का बाष्पीकरण होगा, केवल जल द्रव अवस्था से गैसीय अवस्था में बदल जाएगा। इसमें जो साल्ट्स मिले हुए होंगे, जो लवण मिले हुए होंगे, उनका बाष्पीकरण नहीं होगा, वो तो 50 ग्राम ही रहेंगे। अब आप समझिए, पहले 1,000 ग्राम में 50 ग्राम साल्ट थे, तब लवणता कितनी थी? 50। अब 500 ग्राम में लवण कितने हैं? 500 ग्राम, 50 ग्राम, तो लवणता दुगनी हो गई। क्योंकि इसका अगर प्रति 1,000 के हिसाब से औसत निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 100 ग्राम आ जाएगा। भाई 500 ग्राम में बाष्पीकरण के बाद में 500 ग्राम में 50 ग्राम लवण बचे हुए हैं। इसका मतलब ये हो गया कि लवणों का घनत्व अधिक हो गया। जो जल बचा हुआ है, शेष जल बचा हुआ है, उसमें लवणों का प्रतिशत बढ़ गया है क्योंकि शुद्ध जल कम हो गया है। फिर से समझिए, मैं एक बार फिर से इसको समराइज कर रहा हूं, समझिए। पहले कितना था? 1,000 ग्राम।
1000 ग्राम में लवणता कितनी थी? 1000 ग्राम में लवणता थी 50 ग्राम, और लवणता को मेजर प्रति 1000 में किया जाता है। तो पहले प्रति 1000 में मेजर किया जाता है, तो 1000 में 50 ग्राम लवणता थी। बाष्पीकरण से पहले की स्थिति है, तो लवणता थी 50। अब कितना रह गया है जल? 500 ग्राम। और लवण कितने हैं? 50 ग्राम, क्योंकि लवण बाष्पीकृत नहीं होते। तो अगर इसका पर 1000 या प्रति 1000 के हिसाब से निकालेंगे तो 2 से गुणा करनी पड़ेगी। तो अब लवणता इसमें हो जाएगी 100 पार्ट्स पर 1000, लवणता बढ़ जाएगी। यहां पर उल्टा हो जाएगा। वर्षा से पहले मान लेते हैं कितना था? वर्षा से पहले जल था 1000 ग्राम। वर्षा के माध्यम से मान लेते हैं कि इस बर्तन में 1000 ग्राम शुद्ध जल प्राप्त हो गया। जो वर्षा का जल होता है वह लवणीय जल नहीं होता है, वह स्वच्छ जल होता है, उसमें लवण नहीं होते। वर्षा के बाद मान लेते हैं एग्जाम्पल के लिए, ये एग्जाम्पल्स ही हैं, वर्षा के बाद कुल जल कितना हो गया? 2000 ग्राम, क्योंकि मान लिया वर्षा से 1000 ग्राम जल बढ़ गया इस बर्तन में, और लवणों की मात्रा कितनी है? 50 ग्राम। 1000 ग्राम पहले था, तब लवणता कितनी थी? 50। 2000 ग्राम में लवणता कितनी है? 50, क्योंकि लवणों की मात्रा तो समान रहेगी, लवण वाष्पीकृत नहीं होते, लवणों की मात्रा उतनी रहती है। अब अगर 2000 ग्राम में से 50 का जो अनुपात निकालेंगे 1000 के लिए या प्रति 1000 के लिए, तो 2 से भाग देनी पड़ेगी। 2000 से जब 2000 को 2 से भाग देंगे तो 1000 आ जाएगा, इधर 25 आ जाएगा। इसका मतलब हो गया कि यहां पर वर्षा के जल के बढ़ जाने से लवणता घट गई है, और यहां पर बाष्पीकरण के फलस्वरूप लवणता बढ़ गई है। तो बाष्पीकरण के परिणाम स्वरूप क्या होता है? जल का बाष्पीकरण हो जाता है, तो जो शेष जो जल रहता है उसमें लवणों का अनुपात बढ़ जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि बाष्पीकरण से लवणता बढ़ जाती है। बाष्पीकरण से लवणता बढ़ जाती है, और इसके विपरीत वर्षा से क्या होता है? वर्षा से या नदियों का जो स्वच्छ जल प्राप्त हो जाए, उससे क्या होता है कि स्वच्छ जल का अनुपात बढ़ जाता है, और इससे क्या होता है कि लवणता का अनुपात घट जाता है। स्वच्छ जल बढ़ गया और लवणों का अनुपात इसलिए कम हो गया। इसलिए लवणों का अनुपात कम होने का मतलब है लवणता का कम होना। अब चलते हैं यहां पर आगे। महासागरों की सतह के जल की लवणता मुख्यतः बाष्पीकरण एवं वर्षण पर निर्भर करती है। बाष्पीकरण से लवणता बढ़ती है। मैं लिख दे रहा हूं जिससे याद रहे। बाष्पीकरण से लवणता बढ़ती है, और वर्षण से लवणता या वर्षा से लवणता कम होती है। अगली जानकारी दी है, तटीय क्षेत्रों में सतह के जल की लवणता नदियों के द्वारा लाए गए ताजे जल के द्वारा तथा ध्रुवीय क्षेत्र में बर्फ के जमने एवं पिघलने की क्रिया से सबसे अधिक प्रभावित होती है। नदियों के द्वारा जब ताजे जल की आपूर्ति या स्वच्छ जल की आपूर्ति बढ़ा दी जाएगी, उससे लवणता कम हो जाएगी। अब ध्रुवीय क्षेत्र में बर्फ के जमने एवं पिघलने की क्रिया से बर्फ जब पिघलेगा तो उससे क्या होगा कि जो पिघला हुआ जो जल है, स्वच्छ जल है, वह समुद्र में मिलेगा। तो बर्फ के पिघलने से लवणता घट जाएगी, और बर्फ के जमने से ताजा जल जो जल होगा वह
बर्फ के रूप में बदल जाएगा। तो उससे क्या होगा, बर्फ के जमने से लवणता बढ़ जाएगी। पवन भी जल को एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में स्थानांतरित करके लवणता को प्रभावित करती है। मान लेते हैं किसी क्षेत्र में लवणता अधिक है और उस क्षेत्र से पवन प्रवाहित हो रही है, तो पवन क्या करेगी, फ्रिक्शन, घर्षण के माध्यम से उस अधिक लवणता वाले जल को कम लवणता वाले जल की ओर ट्रांसफर कर देगी। इससे कम लवणता वाले जल की भी लवणता बढ़ जाएगी। महासागरीय धाराएं भी लवणता में भिन्नता उत्पन्न करने में सहयोग करती हैं, करता है नहीं, करती हैं। लवणता के चलते जल का घनत्व प्रभावित होता है। जहां पर लवणता अधिक होगी वहां पर जल का घनत्व अधिक होगा, और जहां पर घनत्व अधिक होगा तो जल का स्तर निचला हो जाएगा। इससे क्या होगा कि कम लवणता वाले क्षेत्र से अधिक लवणता वाले क्षेत्र की ओर महासागरीय जल का विस्थापन होगा। इससे भी लवणता प्रभावित होती है। इसके अलावा जो महासागरीय धाराएं प्रवाहित होती हैं, वे एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जल का जब स्थानांतरण करती हैं तो जल के स्थानांतरण के माध्यम से भी लवणता का स्थानांतरण करती हैं। इससे भी लवणता प्रभावित होती है। जल की लवणता, तापमान एवं घनत्व परस्पर संबंधित होते हैं। इसलिए तापमान अथवा घनत्व में किसी भी प्रकार का परिवर्तन किसी क्षेत्र की लवणता को प्रभावित करता है। समझ लीजिए, जल की लवणता, तापमान एवं घनत्व परस्पर संबंधित होते हैं। तापमान से शुरुआत करते हैं। अगर किसी क्षेत्र का तापमान अधिक है तो बाष्पीकरण अधिक होगा। बाष्पीकरण अधिक होगा तो लवणता भी अधिक होगी, और लवणता अधिक होगी तो घनत्व भी अधिक होगा। तो ये जो तीनों जो संदर्भ हैं, तापमान का, लवणता का या घनत्व का, ये जो तीनों विशेषताएं हैं, ये एक दूसरे से अंतर संबंधित होती हैं। तापमान के अधिक होने से बाष्पीकरण अधिक होगा, बाष्पीकरण के अधिक होने से लवणता अधिक होगी, और लवणता के अधिक होने से घनत्व अधिक होगा। परस्पर संबंधित होते हैं। इसलिए तापमान अथवा घनत्व में किसी भी प्रकार का परिवर्तन किसी क्षेत्र की लवणता को भी प्रभावित करता है। लवणता का क्षैतिज वितरण। अभी तक हम लोगों ने लवणता से संबंधित सामान्य बातों को पढ़ा था। अब हम लोग लवणता के क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर वितरण को समझेंगे। लवणता का क्षैतिज वितरण का मतलब हो गया कि अक्षांशों के आधार पर जो महासागरों का जो सतही जल है उसमें लवणता किस प्रकार से वितरित है। सामान्य खुले महासागर की लवणता 33 पर 1000 से लेकर 37 पर 1000 प्रति हजार के बीच होती है, और चारों तरफ स्थल से घिरे लाल सागर में यह लवणता 41 प्रति हजार तक होती है। जबकि आर्कटिक एवं ज्वार नदमुख में मौसम के अनुसार लवणता 0 से लेकर 35 प्रति हजार के बीच पाई जाती है। चारों तरफ स्थल से घिरे लाल सागर में ये 41% तक होती है। क्यों होती है, कोई बता सकता है आप लोगों में से? क्योंकि जो लाल सागर का जो क्षेत्र है वह उष्ण कटिबंध के क्षेत्र में है, और आप लोगों ने पढ़ लिया था कि निम्न अक्षांशीय क्षेत्रों में जो स्थलीय भागों से घिरे हुए परिवेष्टित या इनक्लोज्ड सीज होते हैं, उनमें तापमान आसपास के खुले महासागरों की अपेक्षा अधिक होता है। तापमान अधिक इसलिए बाष्पीकरण अधिक, बाष्पीकरण अधिक इसलिए लवणता अधिक। पहला कारण तो ये हो गया, और दूसरा कारण ये हो गया कि लाल सागर में ताजे जल की आपूर्ति नदियों के माध्यम से नहीं होती है, इसलिए भी लाल सागर में लवणता आसपास के क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक रहती है। आप लोग मानचित्र पर लाल सागर की लोकेशन देखिएगा। इजिप्ट, मिस्र जो देश है उसके पूर्व में दिखाई देगा। जबकि आर्कटिक एवं ज्वार नदमुख में मौसम के अनुसार लवणता 0 से 35 प्रति हजार के बीच पाई जाती है। गर्म तथा शुष्क क्षेत्रों में जहां बाष्पीकरण उच्च होता है, कभी कभी वहां की लवणता 70 प्रति हजार तक पहुंच जाती है। तो जहां बाष्पीकरण अधिक होगा वहां लवणों का अनुपात बढ़ जाएगा, इसलिए वहां की लवणता बढ़ जाएगी। अब महासागर के अनुसार यहां पर लवणता का वितरण बताया गया है। प्रशांत महासागर के लवणता में भिन्नता मुख्यतः इसके आकार एवं बहुत अधिक क्षेत्रीय विस्तार के कारण है। उत्तरी गोलार्ध के पश्चिमी भागों में लवणता 35 प्रति हजार
से कम होकर 31 प्रति हजार हो जाती है, क्योंकि आर्कटिक क्षेत्र का पिघला हुआ जल वहाँ पहुँचता है। आर्कटिक क्षेत्र का पिघला हुआ स्वच्छ जल उसमें बढ़ जाता है, इस वजह से पश्चिमी भाग में लवणता कम हो जाती है। इसी प्रकार 15 डिग्री से 20 डिग्री दक्षिण के बाद यह 33 प्रति हजार तक घट जाती है। अटलांटिक महासागर की औसत लवणता 36 प्रति हजार के लगभग है। उच्चतम लवणता 15 डिग्री से 20 डिग्री अक्षांश के बीच दर्ज की गई है। अधिकतम लवणता 20 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री नॉर्थ तथा 20 डिग्री वेस्ट डब्लू से 60 डिग्री वेस्ट, ये देशांतर के बारे में जानकारी है, ये अक्षांश के बारे में जानकारी है, के बीच पाई जाती है। और ये उत्तर की ओर क्रमिक रूप से घटती जाती है, क्योंकि उत्तर की ओर से आर्कटिक सागर का पिघला हुआ जल मिलता रहता है, इसलिए अटलांटिक महासागर के उत्तरी भागों में लवणता कम पाई जाती है। हिंद महासागर की औसत लवणता 35 प्रति हजार है। बंगाल की खाड़ी में गंगा नदी के जल के मिलने से लवणता की प्रवृत्ति कम पाई जाती है, और इसके विपरीत अरब सागर की लवणता उच्च बाष्पीकरण एवं ताजे जल की कम प्राप्ति के कारण अधिक है। आप लोगों ने भारत के भूगोल में पढ़ लिया था कि जो भारत की अधिकांश नदियां हैं या भारत के अपवाह क्षेत्र का 77% जल बंगाल की खाड़ी में गिरता है। तो बंगाल की खाड़ी में स्वच्छ जल की आपूर्ति अधिक होती है, इसीलिए बंगाल की खाड़ी में लवणता कम पाई जाती है, और अरब सागर की ओर कम जल की आपूर्ति होती है और बाष्पीकरण अधिक होता है। फलस्वरूप अरब सागर में लवणता अधिक पाई जाती है। अगली जानकारी दी है, उच्च अक्षांश में स्थित होने के बावजूद उत्तरी सागर में उत्तरी अटलांटिक प्रवाह नॉर्थ सी NORTH नॉर्थ सी में उत्तरी अटलांटिक प्रवाह या नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट एक गर्म महासागरीय धारा है। नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट हिंदी में कहते हैं उत्तरी अटलांटिक प्रवाह के द्वारा लाए गए अधिक लवणीय जल के कारण अधिक लवणता पाई जाती है। बाल्टिक समुद्र की लवणता कम होती है, क्योंकि इसमें बहुत अधिक मात्रा में नदियों का पानी प्रवेश करता है। भूमध्य सागर की लवणता उच्च बाष्पीकरण के कारण अधिक होती है। काले सागर की लवणता नदियों के द्वारा अधिक मात्रा में लाए जाने वाले ताजे जल के कारण कम होती है। यहाँ पर जो जानकारी दी है याद करने वाली और मानचित्र को देखने वाली है। मैं आप लोगों को एक मानचित्र दिखाता हूँ। ये देखिए, यहाँ पर है भूमध्य सागर। इस भूमध्य सागर के क्षेत्र में बाष्पीकरण अधिक होता है। इस क्षेत्र में भूमध्य सागर में बाष्पीकरण अधिक होने के चलते लवणता अधिक पाई जाती है। लवणता अधिक। यहां पर है नॉर्थ सी, इस वाले क्षेत्र में आप लोग अपने अपने एटलस में देखिएगा नॉर्थ सी। यहां पर क्या होता है, उत्तरी अटलांटिक प्रवाह एक गर्म महासागरीय धारा है, वह प्रवाहित होती है और वह अपने साथ अधिक लवणीय जल को लेकर आती है। तो उस अधिक लवणीय जल के इस क्षेत्र में मिलने से लवणता अधिक पाई जाती है। तो इस क्षेत्र में भी लवणता अधिक। भूमध्य सागर के इस वाले क्षेत्र में है ब्लैक सी। इस वाले क्षेत्र में यूरोप से निकलने वाली नदियां और आसपास के क्षेत्रों से निकलने वाली नदियां आकर गिरती हैं। तो यहाँ पर है ब्लैक सी या काला सागर। इसमें लवणता कम पाई जाती है, क्योंकि नदियों के द्वारा ताज़ा जल यहाँ पर आपूर्ति किया जाता है, लवणता कम। और इस वाले क्षेत्र में यहाँ पर है बाल्टिक सी। आप लोग ये सारी लोकेशंस अपने अपने एटलस में देखेंगे। बाल्टिक सागर, यहाँ पर भी लवणता कम पाई जाती है, क्योंकि बाल्टिक सी और ब्लैक सी में नदियों के द्वारा ताजे जल की आपूर्ति की जाती है, इसलिए लवणता कम। यहाँ पर बाष्पीकरण अधिक होता है भूमध्य सागर में, इसलिए लवणता अधिक। यहाँ पर नॉर्थ सी के क्षेत्र में उत्तरी अटलांटिक प्रवाह के कारण, उत्तरी अटलांटिक प्रवाह गर्म महासागरीय धारा है, अधिक लवणीय जल को अपने साथ लेकर आता है। तो इस धारा के चलते इस नॉर्थ सी के क्षेत्र में लवणता अधिक पाई जाती है। और इन सारी लोकेशंस को आप लोगों को अपने अपने एटलस पर देखना है।
और इस मानचित्र में ही इसकी एक कॉपी मैंने पीछे छोड़ दी है, अब मैं इसको इरेज करता हूं। एक कॉपी मैंने इसकी पीछे छोड़ दी थी, है सारा लिखा हुआ। अब आप लोग इस पे देख लीजिएगा, इस मानचित्र पर जैसे ये विषुवत रेखा का क्षेत्र हो गया और किस स्थान पर, किस महासागर में किस स्थान पर कितनी लवणता पाई जाती है उसका वितरण दर्शाया गया है। अभ्यास करने वाली चीज है, इसमें कुछ भी अब ऐसा कुछ विशेष नहीं रह गया। जैसे ये वाला क्षेत्र है, इसमें 36/1000 लवणता पाई जाती है। ये वाला क्षेत्र है, इसमें 37/1000 लवणता पाई जाती है। उत्तर की ओर जाने पर लवणता घटती जाएगी, 36 से घट के 35 हो गई, 34, 33 हो गई घट के, इधर 32 हो गई, इस वाले भाग में 33/1000 पाई जाती है। तो ये मानचित्र आप लोगों को अभ्यास करने वाला ही है। अब लवणता का ऊर्ध्वाधर वितरण, अभी तक हम लोग सैलिनिटी या लवणता के क्षैतिज वितरण या अक्षांशों के साथ महासागरीय जल की सतह की लवणता के वितरण को समझ रहे थे। अब लवणता के ऊर्ध्वाधर वितरण, लंबवत वितरण को समझेंगे कि सतह से और नीचे तली में जाने पर किस प्रकार से लवणता प्रभावित होती है या परिवर्तित होती है। लवणता का ऊर्ध्वाधर वितरण, गहराई के साथ लवणता में परिवर्तन आता है, लेकिन इसमें परिवर्तन समुद्र की स्थिति पर निर्भर करता है कि समुद्र उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में अवस्थित है या उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों में अवस्थित है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में गहराई में जाने पर लवणता कम होती है और उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों में गहराई में जाने पर लवणता बढ़ती है और एक निश्चित लेयर के बाद लवणता स्थिर हो जाती है। कैसे हो जाती है आगे की इमेज पर आप लोग समझ लेंगे। सतह की लवणता जल के बर्फ या वाष्प के रूप में परिवर्तित हो जाने के कारण बढ़ जाती है या ताजे जल के मिल जाने से घट जाती है। गहराई में लवणता लगभग नियत होती है क्योंकि वहां किसी प्रकार से पानी का ह्रास या नमक की मात्रा में वृद्धि नहीं होती है। महासागरों के सतही क्षेत्रों एवं गहरे क्षेत्रों के बीच लवणता में अंतर स्पष्ट होता है। कम लवणता वाला जल उच्च लवणता व घनत्व वाले जल के ऊपर स्थित होता है। कम लवणता वाला जो जल होता है उसका घनत्व कम होता है। घनत्व कम होगा तो जल हल्का होगा, तो जल हल्का होगा तो वह भारी या अधिक घनत्व वाले जल के ऊपर अवस्थित होगा। इससे महासागरीय जल के स्तर भी बन जाते हैं डिफरेंट। तो ऊर्ध्वाधर स्तर जो बनते हैं महासागरीय जल में लवणता के चलते भी बन जाते हैं या लवणता के चलते महासागरीय जल के घनत्व में अंतर आता है और उस घनत्व में अंतर आने के चलते महासागरीय जल में जल के कई स्तर बन जाते हैं या स्तरीकरण हो जाता है। लवणता साधारणतया गहराई के साथ बढ़ती है तथा एक स्पष्ट क्षेत्र जिसे हैलोक्लाइन कहा जाता है उसमें ये तीव्रता से बढ़ती है। ये जानकारी जो एनसीईआरटी में दी गई है ये जानकारी अधूरी जानकारी है। अगर इसी को पढ़ के जाएंगे तो प्रश्न का उत्तर गलत हो जाएगा। अगर मान लीजिए सामान्य रूप से यही स्टेटमेंट दे दिया जाए कि लवणता गहराई के साथ बढ़ती है, आप लोग इसी को इतना ही सही मान के चले जाएंगे तो गलती हो जाएगी। इसका सही उत्तर क्या है और सही इसकी व्याख्या क्या है उसके लिए मैंने आगे की स्लाइड ली है। इस लाइन को फिर से पढ़िए। लवणता साधारणतया गहराई के साथ बढ़ती है तथा एक स्पष्ट क्षेत्र जिसे हैलोक्लाइन कहा जाता है उसमें ये तीव्रता से बढ़ती है। ये बात सभी महासागरों के लिए लागू नहीं होती है। जो लो लैटिट्यूड या निम्न अक्षांशीय जो महासागर होते हैं या उष्णकटिबंधीय महासागर होते हैं उनमें गहराई में जाने पर लवणता घटती है और जो उच्च अक्षांशीय जो महासागर होते हैं हाई लैटिट्यूड, उच्च अक्षांशीय का मतलब है जो ध्रुवों के समीप जो महासागर अवस्थित होते हैं उन महासागरों में गहराई में जाने पर लवणता बढ़ती है। ये अंतर आप लोगों को याद रख लेना चाहिए कि उच्च महासागरों में या उच्च अक्षांशीय महासागरों में गहराई में जाने पर लवणता बढ़ती है और जो उष्णकटिबंधीय महासागर हैं या निम्न अक्षांशीय महासागर हैं उनमें गहराई में जाने पर लवणता घटती है। और एक निश्चित क्षेत्र, ये जो दूसरी लेयर बनी हुई है हैलोक्लाइन, जिस प्रकार से तापमान में जहां पर परिवर्तन आ रहा था उसे थर्मोक्लाइन कहा जा रहा था, जहां पर लवणता में अंतर आ रहा है उसे कहा जाता है हैलोक्लाइन। ये वर्ड आप लोग याद रखिएगा। इस हैलोक्लाइन में ही परिवर्तन होते हैं।
तो उष्णकटिबंधीय महासागरों में हैलोक्लाइन में लवणता घटती है नीचे जाने पर, और उच्च अक्षांशीय महासागरों में हैलोक्लाइन में नीचे जाने पर लवणता बढ़ती है, और एक निश्चित गहराई या 1 किलोमीटर के बाद लवणता स्थिर हो जाती है। ये आप अगर याद करके और इसे समझ के जाएंगे तभी आप प्रश्न का उत्तर सही दे सकते हैं। एनसीईआरटी में यहाँ पर जो जानकारी दी है, लवणता साधारणतः गहराई के साथ बढ़ती है तथा एक स्पष्ट क्षेत्र जिसे हैलोक्लाइन कहा जाता है में ये तीव्रता से बढ़ती है। ये बात सभी महासागरों के लिए सत्य नहीं है, ये बात अधूरी लिखी हुई है। तो ये बात यहाँ से इस इमेज की व्याख्या से आप लोग समझ सकते हैं कि उच्च अक्षांशीय महासागरों में गहराई में जाने पर लवणता बढ़ती है और उष्णकटिबंधीय महासागरों में गहराई में जाने पर लवणता घटती है। ये बात याद रख के जाइए। लवणता समुद्री जल के घनत्व को प्रभावित करती है तथा महासागरीय जल के स्थिरीकरण को प्रभावित करती है। लवणता अगर अधिक है तो लवणता अधिक होगी, इससे महासागरीय जल का घनत्व अधिक हो जाएगा। घनत्व अधिक होने का मतलब है कि जल भारी हो जाएगा। भारी जल नीचे की ओर बैठेगा और जो हल्का जल होगा, कम लवणता वाला, कम घनत्व वाला जल होगा, वह ऊपर होगा। इससे क्या होगा, महासागरीय जल में डिफरेंट लेयर्स बन जाएंगी। इसी के लिए लिखा है स्तरीकरण को प्रभावित करता है। यदि अन्य कारक स्थिर रहें तो समुद्री जल की बढ़ती लवणता उसके घनत्व को बढ़ाती है और उच्च लवणता वाला समुद्री जल प्रायः कम लवणता वाले जल के नीचे बैठ जाता है, क्योंकि अधिक लवणता वाला जो जल होगा उसका घनत्व अधिक होगा। घनत्व अधिक होगा तो वह भारी हो जाएगा, वह नीचे चला जाएगा, और कम लवणता वाला जल जो होगा वह ऊपर आ जाएगा। इससे लवणता का स्थिरीकरण हो जाता है। ऊपर का जो जल होगा उसमें कम लवणता वाला जल पाया जाएगा और नीचे के स्तरों में अधिक लवणता वाला या भारी या अधिक घनत्व वाला जल पाया जाएगा। उच्चतम लवणता वाले क्षेत्रों के बारे में आपकी एनसीईआरटी के बारे में जानकारी दी है। तो सबसे अधिक लवणता आप देखेंगे टर्की की वान झील में है। टर्की में एक वान झील है, उसमें 330 प्रति हजार की लवणता पाई जाती है, सबसे अधिक लवणता। दूसरे नंबर पर जॉर्डन के निकट एक डेड सी है, मृत सागर हिंदी में कह देते हैं, इंग्लिश में से डेड सी कहा जाता है। इसकी लवणता इतनी अधिक होती है कि इसमें आराम से, जिसे तैरना नहीं आता है वो भी आराम से लेट के तैर सकता है। तो लोग इसमें अपना खाने पीने के आइटम्स, कोल्ड ड्रिंक, बियर, वाइन अपना साथ में लेके और लेटे हुए एंजॉय करते रहते हैं, टूरिज्म के लिए जाते हैं। तो इस डेड सी की जो लवणता है वह 238 पर 1000 है, और इसके बाद जो तीसरा स्थान है वह ग्रेट साल्ट लेक का है, 220 प्रति हजार इसमें लवणता पाई जाती है। ये तथ्यात्मक जानकारी है, आप इसे याद कर लीजिएगा। और इसके साथ ही ये अध्याय समाप्त होता है। अब हम लोग अगले अध्याय में मिलेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।